नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम झाबुआ में लगभग 7,300 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ की जनजातीय आबादी के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त का भी वितरण करेंगे। पीएम मोदी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी करेंगे। पीएम झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तलवाड़ा परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ में कई रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके तहत रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से ज्यादा की कई सड़क विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही अपशिष्ट डंप साइट रिमीडिएशन, विद्युत सबस्टेशन जैसी अन्य विकास पहलों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह मैसूर में आज सबसे पहले चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह मैसूरू में सुत्तरू जात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथ ही थेरथियारा गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह की कर्नाटक यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। अमित शाह कर्नाटक में भाजपा की कोर कमेटी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लोकसभा क्लस्टर की बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा चेन्नई में एनएमएन मक्कल यात्रा में शामिल होंगे। जेपी नड्डा आज चेन्नई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। हरियाणा में किसानों की विरोध रैली और दिल्ली चलो आह्वान को देखते हुए 7 जिलों में आज सुबह 6 बजे से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई पाबंदी। इंटरनेट की ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में लगाई गई है। साथ ही बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं भी निलंबित की गई। हरियाणा सरकार ने कहा, शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट बंद करने का लिया गया फैसला। ये पाबंदियां 13 फरवरी तक लागू रहेंगी। किसानों की विरोध रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर। अंबाला समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शंभू बॉर्डर और सद्दूपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े प्रबंध। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में धारा 144 लागू। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक। लाठी डंडा अथवा हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने आज अपने विधायकों की अहम बैठक बुलाई। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में कल हासिल करना है विश्वास मत। पटना में शनिवार को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर नजरबंद किया। कांग्रेस ने अपने नेता प्रमोद कृष्णम को पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने और अनुशासनहीनता के आरोपों में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के पास भेजा था, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी। हल्द्वानी हिंसा मामले में नैनीताल पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। हल्द्वानी में शांति बनी हुई है। बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया है। ब्रॉडबैंड सेवा
भी बहाल हुई। प्रशासन द्वारा लोगों को दूध, राशन, दवाइयां आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर आपात स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। ये नंबर 9410167445 और 9412120155 है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर हल्द्वानी के लिए अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने की मांग की। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में हुए उपद्रव मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश मंत्रिमंडल व विधानमंडल के सदस्य अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी के विधायक बसों के जरिए लखनऊ से अयोध्या धाम पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान बसों में रामधुन बजेगी। सभी सदस्य हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, ममता एक धर्म विशेष की संरक्षक बन गई है और बंगाल में रोहिंग्याओं के लिए बिछी है रेड कारपेट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शनिवार को फाइलेरिया उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दक्षिण पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ और साउथ कैंपस पुलिस की टीम ने मोबाइल चोर गैंग का भांडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस गैंग को एलएलबी की पढ़ाई कर रहा एक छात्र चला रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 प्रमुख आरोपियों और एक सीसीएल को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में चल रहा है विश्व पुस्तक मेला। पुस्तक मेले की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा रखी गई है। पुस्तकों का ये महाकुंभ आगामी 18 फरवरी तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेले में इस बार अतिथि देश के तौर पर सऊदी अरब को चुना गया है। यहाँ 22 भारतीय भाषाओं के अलावा कई विदेशी भाषाओं की किताबें भी देखने को मिलेंगी। सीबीआईसी ने फर्जी जीएसटी समन जारी करने वाले धोखेबाजों के प्रति आगाह किया और करदाताओं से जीएसटी अधिकारियों से मिलने वाले किसी भी संदेश की सत्यता की जांच करने को कहा है। सीबीआईसी ने एक बयान में कहा कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने हाल ही में पाया कि धोखाधड़ी के इरादे से कुछ व्यक्ति करदाताओं को फर्जी समन भेज रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब विमान ईंधन पर कम कर लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस कदम ने कोविड-19 महामारी के बाद तेज सुधार देख रहे हैं। एयरलाइन उद्योग को भारी बढ़ावा दिया है।
दिल्ली सरकार एक मसौदा लॉजिस्टिक नीति लाई। इस नीति का लक्ष्य माल ढुलाई गांवों और सूक्ष्म आपूर्ति केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करके शहर में भीड़भाड़ कम करना है। दिल्ली की इस मसौदा नीति में लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को दिल्ली की परिधि में स्थानांतरित करने की बात भी कही गई है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों को एआई से जुड़े कानूनी, साइबर और कौशल की कमी जैसे जोखिमों के प्रति सचेत रहना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 8% से बढ़कर 1,975 करोड़ रुपए हो गया। एनएसई ने एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में परिचालन से एकीकृत आय 3,517 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर 25% अधिक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई से सॉफ्ट बैंक को भी नुकसान हुआ। कार्रवाई के बाद से पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का शेयर लगातार लुढ़क रहा है। 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में गिरावट से कंपनी में निवेश करने वाली जापान की सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन को अभी तक करीब 10 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ है। ये रकम उसके निवेश के करीब 10% है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने शनिवार को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। बैंक ने इस अवसर पर इस साल देश भर में 88 नई शाखाएं खोलने की विस्तार योजना के बारे में जानकारी दी। आईओबी ने रुपे क्रेडिट कार्ड वेरिएंट आईओबी फ्रीडम सेविंग्स और करंट अकाउंट वेरिएंट का भी अनावरण किया। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से 444 दिनों के लिए रुपए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। जीएसडब्ल्यू समूह ने ओडिशा में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक एकीकृत ईवी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। परियोजना से जेएसडब्ल्यू समूह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश करेगा। जेएसडब्ल्यू समूह मुख्य रूप से स्टील, ऊर्जा, सीमेंट, बुनियादी ढांचे, पेंट उद्यम और खेल जैसे मुख्य क्षेत्रों में है। भारतीय रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को मजबूत करने के लिए जेएसएल ने मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन खंडों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र विशाखापत्तनम के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत बनाए जाने वाले उत्पादों का उपयोग मोटर केसिंग, मिसाइल विंग्स, मिसाइल लॉन्चर संरचनाओं और रॉकेट मोटर बूस्टर जैसे विभिन्न कंपोनेंट में किया जाएगा। नीति आयोग मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैक के आर्थिक बदलाव के लिए तैयारी कर रही है। आयोग की योजना 20 से 25 और शहरों की आर्थिक योजना तैयार करने की भी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 2023-2024 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.25% तय की।
चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 100 बिलियन शब्द तैयार कर रहा है। इसका खुलासा सह संस्थापक और सीईओ सैम ऑल्टमैन ने किया। पाकिस्तान में संसदीय चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सरकार बनाने की कोशिश में जुटी। इमरान खान ने कारावास में होने पर भी उनकी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में 102 सीटें जीती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने दावा किया है कि राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी को ही आमंत्रित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अपने प्रतिद्वंदी दलों से गठबंधन सरकार बनाने में मदद के आग्रह का समर्थन किया। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। चुनाव परिणामों में हो रही देरी के कारण लाहौर में विरोध प्रदर्शन, लोग सड़कों पर उतरे और चुनाव परिणाम की घोषणा की देरी की निंदा की। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी ने चुनाव आयोग की आलोचना की। कहा, चुनाव के दौरान व्यापक अनियमितताएं देखी गईं। साद रिजवी ने कहा, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कई निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। छेड़छाड़ के इरादे से नतीजों को रोका गया। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कैटलीन नोवाक ने बाल यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को माफी दिए जाने पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इस्तीफा दिया है। कैटलीन नोवाक ने कहा कि बाल यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को माफ कर उन्होंने बड़ी गलती की। हंगरी के विपक्षी दलों ने बाल यौन शोषण मामले में राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक के पद छोड़ने की मांग की थी। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस के ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव के गवर्नर ने कहा कि ड्रोन हमले से आग लगने के कारण बुनियादी ढांचे और आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि रूसी आतंकवादियों के हमले का जवाब दिया जाएगा। इजराइल में सेना ने गजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय के नीचे सुरंग का दावा किया है। ये सुरंग करीब 700 मीटर लंबी है। इजराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन ने इजराइल पर UNRWA को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि मुख्यालय ने सुरंग को बिजली की आपूर्ति की। इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने UNRWA के प्रमुख के इस्तीफे की मांग की। इंडोनेशिया में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हुआ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद के दावेदारों के हजारों समर्थकों ने शनिवार को राजधानी जकार्ता और मध्य जावा शहर सोलो और सेमारंग में अंतिम रैलियां निकाली। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडोनेशिया के 204.8 मिलियन मतदाताओं में से आधे से ज्यादा 40 वर्ष से कम आयु के हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का इरादा 6ठी बार विश्व चैंपियन बनने का है। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पिछले 6 मैचों में हराया है। भारत ने 2012 और 2018 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हॉकी प्रो लीग में 12 फरवरी को होने वाले मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय टीम ने अपने पिछले मैच में अमेरिका को हराया था। पहली बार आयोजित हुई बिम्स्टेक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के खिताब को भारतीय टीम ने किया अपने नाम। थाईलैंड की टीम को मिला दूसरा स्थान। कतर की फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर एशियन कप फाइनल में अपनी जीत दर्ज की। अकरम अफीक ने कतर की ओर से हैट्रिक लगाई। कतर लगातार 2 बार एशियन कप जीतने वाली 5वीं टीम बनी। कतर ने 2019 में भी ये खिताब जीता था।
एशियन कप ट्रॉफी जीतने के बाद कतर की फुटबॉल टीम ने ओपन टॉप बस में परेड की और टीम ने अपने प्रशंसकों को ट्रॉफी की झलक भी दिखलाई। एशियन कप फुटबॉल के फाइनल में हार के बावजूद जॉर्डन के प्रशंसकों को अपनी टीम पर गर्व है। जॉर्डन के प्रशंसकों ने प्रतियोगिता में अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन पर जश्न मनाया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में आज नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट आमने सामने होंगे। मेजबान आइवरी कोस्ट कड़ी मशक्कत के बाद फाइनल में पहुंची है। ग्रुप दौर में आइवरी कोस्ट को नाइजीरिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मेजबान होने के नाते आइवरी कोस्ट को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलेगा। रियल मैड्रिड ने खिताब की दावेदार जिरोना को 4-0 से मात दी। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने ला लीगा के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बनाई। रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंगम ने 2 गोल किए। अब बेलिंगम रियल मैड्रिड के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले मिडफील्डर बने। बुंदेसलीगा में खेले गए मैच में बायर लेवरकुसेन ने बायर्न म्यूनिख को 3-0 से मात दी। लेवरकुसेन अब सब प्रतियोगिताओं को मिलाकर 31 मैच में अविजित है। जीत के साथ बायर लेवरकुसेन ने बुंदेलसीमा के शीर्ष पर 5 अंकों की बढ़त बनाई। डिफेंडिंग चैंपियन बायर्न म्यूनिख फिलहाल लीग में दूसरे स्थान पर है। और एक्सप्रेस 100 में खबरें और भी हैं, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते हैं खबरों का। लिवरपूल ने बर्नले को हराकर फिर से प्रीमियर लीग के शीर्ष पर अपनी जगह बना ली है। लिवरपूल ने बर्नले को 3-1 से मात दी। 14 साल बाद सिंगर मोहित चौहान ने एक नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। द केरला स्टोरी फेम अदा शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी के कारण चर्चा में है। अदा शर्मा को एयरपोर्ट पर अपनी दादी की साड़ी पहने हुए भी देखा गया। बीते शुक्रवार रिलीज हुई साउथ की 2 फिल्में रवि तेजा की ईगल और रजनीकांत की लाल सलाम के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी की आड़ में अश्लील कंटेंट से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को चेतावनी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेकर्स को कला के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की। टीवी सेंसेशन निया शर्मा ने असम की गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद लिया। फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा को लेकर अभिनेता अर्जुन रामपाल पूरी तरह से तैयार है। फिल्म में अर्जुन ने अपने सभी स्टंट खुद करने की भी कोशिश की है। क्रैक जीतेगा तो जिएगा की अभिनेत्री एमी जैक्सन फिल्म प्रमोशन के लिए लंदन से वापस आ गई हैं और फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। और दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को तेज सीने में दर्द होने के कारण कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम बाजार इस हफ्ते सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। नमस्कार।